हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी लोग का स्वागत है फिर से इस चैनल में। जैसा कि कल हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ऐसा कुछ लोग की कंप्लेन थी, या फिर जो भी कहें, कंप्लेन तो नहीं बोल सकते क्योंकि जो ख़राब है वो लोग बोल रहे हैं। आवाज़ शायद स्लो थी, तो शायद आज इम्प्रूव करने की कोशिश हम लोग किए हैं। तो अगर फिर से कोई प्रॉब्लम वीडियो में आ रही है तो फिर आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम बना रहे हैं तो अगर उसको हम देख रहे हैं तो शायद हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तभी उसको देखें और उसमें कमेंट ज़रूर करें कि प्रॉब्लम कहाँ है कहाँ नहीं है। क्योंकि आप लोग के लिए ही बनाया जा रहा है। अगर आप लोग के लिए ही सूटेबल या फिर बेहतर नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है इस वीडियो को बनाने का। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर चुके हैं, और कल हमारा बहुत कुछ नहीं हुआ था। कल केवल हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि कल हमारा केवल इतना ही पढ़े थे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, या फिर उसकी हिस्ट्री को थोड़े से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग जाना था। वोल्टेज क्या है या फिर कंडक्टर क्या है वो थोड़ा सा जाना था। आज थोड़ा सा और अधिक जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कल क्लियर हो गई थी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कि एनर्जी का प्रारूप है। एक बार फिर से वीडियो, वो जो नहीं देखा वो पिछला वीडियो ज़रूर देखेगा, क्योंकि आप लोग पीछे वाले वीडियो को अगर देखेंगे तभी आगे वाला वीडियो क्लियर होगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर एक भी पॉइंट आपका छूटा तो फिर आगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि फिर इसका साइन ऐसा क्यों है, ये फार्मूला ऐसे क्यों प्रूफ हुआ है, क्या हुआ है, सारी प्रॉब्लम फिर से आएगी। इसलिए सारे वीडियो आप लोग देखिएगा, सारे वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अब आज फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कूलम्ब। कूलम्ब क्या है, या फिर बहुत लोग तो नाम सुने होंगे कूलम्ब का। कूलम्ब क्या होता है, तो आगे हमारा आज का टॉपिक है कूलम्ब। इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं और हिंदी में भी कूलम्ब ही है। तो कूलम्ब क्या है? कूलम्ब एक यूनिट है जो कि आप लोग शायद आवेश पढ़ ही चुके हैं, या फिर अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग 10th में या 12th में जो भी करके आए हैं तो आवेश पता है कि हमारे पास चार्ज दो होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होती है, एक पॉजिटिव चार्ज होती है। तो जो हमारा कूलम्ब होता है वो आवेश का मात्रक यानी कि चार्ज का यूनिट होता है। चार्ज का यूनिट होता है। हर चीज़ की यूनिट क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये यूनिट क्लियर नहीं होता है तो हर जगह में कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि इसकी ये किसकी यूनिट है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी हमें यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ती है, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यूनिट क्या है, किसकी कितनी यूनिट है, क्या है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे कि दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कि डेफिनेशन, क्योंकि देखिए सारे जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ वो प्रॉपर नोट्स से मैं पढ़ाता हूँ, ताकि नोट्स मेरे जो भी मैं नोट्स लिखता हूँ वो एक बार क्लियर करता हूँ कि वो चीज़ें सही है, कंटेंट सही है। क्योंकि बार बार आप उसको पढ़ते हैं या फिर जितने भी लोग देखेंगे, क्या कंटेंट अगर वो गलत रहेगा या फिर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो हमारे ऊपर भी आती है प्रॉब्लम, और आपकी भी। क्योंकि एक बार जो चीज़ें हम पढ़ लेते हैं हमारे दिमाग में कभी कभी वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो इसीलिए 2-3 बार इस पूरी नोट्स को अच्छे से देखा जाता है, तब आपके सामने लाया जाता है। और इसकी पीडीएफ अगर आप चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो जो हमारा देखिए कूलम्ब लिखा है, ये वैद्युत आवेश का मानक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने के लिए आवश्यक वैद्युत आवेश को इकाई कूलम्ब कहते हैं। मतलब कूलम्ब क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कूलम्ब यूनिट है किसका? आवेश का। सबसे पहली बात, अगर कोई कुछ पूछे तो कूलम्ब क्या है, तो सबसे पहली जो पॉइंट हमारी है कि वो हमारे चार्ज का मात्रक है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो वैद्युत आवेश है अंतर्राष्ट्रीय, अगर जो हमारी ये कूलम्ब है, जो यूनिट है चार्ज का, ये एसआई यूनिट है, अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक है। अगर 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है तो हम उसको 1 कूलम्ब बोल सकते हैं। मतलब अगर एक कूलम्ब बराबर बोल दें कि 1 एम्पीयर गुणे 1 सेकंड, मतलब अगर 1 कूलम्ब बराबर 1 एम्पीयर गुणे सेकंड, मगर अगर एक सेकंड में हमारी 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे? 1 कूलम्ब बोल सकते हैं। और जो हमारा कूलम्ब है वो चार्ज का यूनिट है। इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा कुछ हमें कभी यूजफुल नहीं होगा इसके लिए, केवल इतना जानना ज़रूरी है। अब आगे आते हैं। कूलम्ब्स लॉ है। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो जहाँ तक दिक्कत होगा या फिर कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर लीजिएगा कि वो क्या है।
कूलम का नियम। अब देखिए कूलम हमें पता चल गया है कि वो चार्ज का मात्रक है, यानी कि जो कुछ चार्ज से रिलेटेड ही कोई बात होगी या फिर चार्ज ही। देखिए कभी भी क्या होता है, जो भी लॉ बनाई जाती है वो क्या होती है कि किसी साइंटिस्ट के, जिस साइंटिस्ट ने उसके बारे में कुछ बताया है उस साइंटिस्ट के नाम पे। तो कूलम भी क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक नियम दिया था, जो नियम चार्ज। अब आपको पता है कि कूलम क्या है, वो हमारे आवेश का मात्रक है। तो आवेश से ही रिलेटेड कोई लॉ होगा या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके बारे में उन्होंने दिया है। तो जो हमारा कूलम्ब का नियम है, इसमें लिखा गया है, बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला पारस्परिक स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक फिगर दिख रहे हैं आप, एक फिगर यहाँ पे दिखा है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक यहाँ पे कोई चार्ज है, एक यहाँ पे कोई चार्ज है, इसको Q1 मान लें और इसको Q2 मान लें। ये हमारा चार्ज है। अब अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, ये तो नहीं है कि हमारे पास दोनों एक ही नेचर का होगा, दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, या एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ये हमारे चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है कि उस टाइम जो भी हमारे इक्विपमेंट है या फिर जो हमारा चार्ज जहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है उसके नेचर क्या है। अगर प्लस प्लस है तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, सबको पता है। अगर वहाँ पे अपोजिट है, जैसे एक साइड में अगर Q1 हमारा प्लस है, Q2 हमारा नेगेटिव है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ती है, यानी कि आकर्षण होता है। और बीच की दूरी को अगर हम R दिखा दें, कोई फिक्स नहीं है, R दिखाना है, D दिखाना है, F दिखाना है, जो भी दिखाना है आप वहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा। R = दूरी है, या फिर जो भी आपको साइड में लिख लेना है। कोई भी लेटर परमानेंट नहीं होता है कि हाँ परमानेंट वो लेटर वही रहता है। आप अपने अनुसार से उस लेटर को दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ लेटर दूसरा लिखते वक्त साइड में आपको लिखना, कॉलम बना के या फिर ऐसे साइड में लिखना है, ज़रूरी होता है कि हमने उस लेटर को किस तरह से दर्शाया है। तो कूलम्ब ने एक नियम दिया जिसको कूलम्ब लॉ बोलते हैं। उन्होंने बोला कि बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला बल, यानी कि बिंदु आवेश, एक इसको बोलते हैं, एक इसको, दो बिंदु है, दो बिंदु के बीच कार्य अगर जो कर रहा है आवेश, अगर ये आवेश इधर आ रहा है, ये आवेश इधर जाए, तो कुछ काम हो रहा है उसके बीच में। तो वो दोनों मात्राओं, दोनों का जो इसकी जो मात्रा है, यानी Q1 की जो मात्रा है और Q2 की जो मात्रा है, वो मल्टीपल होगी, यानी कि गुणनफल होगी। समझ में मेरे ख्याल से आ रहा होगा। गुणनफल होगी और जो समानुपाती होगी, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। जैसे अगर बोले क्या, अगर व्युत्क्रमानुपाती किसी बल का बोला है तो F बराबर 1/r हो सकता है। अब वर्क बोला है तो ये हो जाएगा। और अगर इसमें क्या है कि दोनों चार्ज की मात्राओं का गुणनफल, यानी कि F = Q1 × Q2, ये दोनों की गुणनफल का समानुपाती हो गया। अब इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो फार्मूला ऐसे ही डेवलप हो गया है। आप देख सकते हैं, याद बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे कूलम्ब का नियम कोई पूछे तो कूलम्ब का नियम सिंपल है कि दो बिंदु आवेश चार्ज, यानी कि दो चार्ज, कोई बिंदु आवेश ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। दो चार्ज हमारे पास है, एक Q1 है और Q2 है। अगर दोनों एक तरफ आकर्षित हो रहे हैं या फिर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कार्य होता है। अगर एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो कुछ कार्य होगा, तो उसके बीच की दूरी होगी। तो उन्होंने ये बताया, कूलम्ब ने ये बताया कि जो दोनों चार्ज की मात्राएं हैं वो उसका गुणनफल समानुपाती होता है। वो गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F = Q1 × Q2 बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारा बल लगेगा वो इन दोनों चार्ज की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा, और इसके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम में, सॉरी, फार्मूले में दिख रहा होगा सबको क्लियर। कोई भी दिक्कत होगा, कहीं डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इतना ही बताया, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कूलम्ब लॉ में इन्होंने बताया कि दो अगर कोई चार्ज है और दोनों चार्ज में क्या होता है, दो चार्ज अगर हमारे पास हैं, अगर Q1 Q2 मान लेते हैं, एक प्लस एक माइनस या फिर दोनों प्लस या फिर कुछ भी है, तो उनके बीच में कोई बल तो कार्य करेगा ही। अगर आकर्षण होगा तो भी बल कार्य करेगा, अगर प्रतिकर्षण होगा तो भी बल कार्य करेगा। तो जो बल उनके बीच में कार्य कर रहा है उसी के लिए उन्होंने नियम दिया था कि जो दोनों हमारे पास जो बिंदु आवेश हैं वो दोनों क्या होंगे, बल के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उसके बीच का जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जैसा कि यहाँ पे आपका दिख रहा है। अब इसको न्यूटन में लिख सकते हैं क्योंकि बल का हमारा मात्रक न्यूटन होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी कंडीशन है, हमें बहुत सारी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको बताता जाऊँगा। केवल बेसिक इतना है कि हमको ये पूरा क्लियर हो हमारा कि क्या होता है लॉ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे लिखा है कि जहाँ ए, अब हमें क्या हो गया, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पे जैसे
यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है प्रोपोर्शनल, यहाँ ये प्रोपोर्शनल के बेस पे आएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जेड कुछ भी कोई भी अपने टर्म में लिख सकते हैं और उसको लिख दीजिएगा कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, सभी लोग समझ रहे होंगे इतना, क्योंकि आप लोग 10th या 12th करके आए हैं तो इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब इधर भी कुछ इसके हैं पॉइंट हैं कि हमको कैसे किस तरह फिर किस रूप में इसको इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको बताता जाऊँगा, जो जिस चीज़ की जहाँ नीड्स होगी मैं उसको और क्लियर कर दूँगा। जल्द ही जेई क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, उसको भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपकी बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप लोग अगर क्लास कंटिन्यू करते हैं तो आप फाइनल होते होते आप लोग ज़रूर कोई जॉब क्रैक कर लेंगे। और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो है उनके लिए तो बिल्कुल सारी क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट है। अब आगे हमारे पास है वैद्युत आवेश की इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास दो होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं। इसका यूनिट कूलम होता है, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कूलम का नियम देख लिए हैं। अगर कूलम का नियम क्लियर नहीं होगा तो आप लोग फिर से बताइएगा, मैं उसको फिर से एक बार रिवाइज कर दूँगा। तो जो हमारा वैद्युत आवेश होता है, अब देख सकते हैं क्लियर है कि यहाँ पे मैंने प्लस का साइन बनाया हुआ है, यहाँ पे माइनस का, यानी कि अगर एक प्लस है एक एक मेरे पास नेगेटिव, एक है पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो एक तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर सेम चार्ज होगा तो वो रिपल्स होगा। मतलब अगर प्लस प्लस है तो ये यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी कि रिपल्सन। अगर प्लस और माइनस है तो वहाँ पे आकर्षण होगा। कि पहले भी आप लोग जान रहे हैं, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लिखा है वैद्युत की मात्रा को वैद्युत आवेश कहते हैं, इसको क्यू से दिखाते हैं। इंग्लिश में लिखा है, जिसको इंग्लिश वाले हैं वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इन 1 सेकेंड इन नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ डिनोटेड बाई द क्यू। तो यहाँ पे फार्मूला लिखा है, क्यू इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी, यानी कि किसी भी टाइम में अगर कोई धारा प्रवाह हो रही है किसी सर्किट में तो वो हमारा आवेश होता है। इसका जो हमारा मात्रक होता है वो कूलम होता है, वो पिछले ही टॉपिक में देख लिए हम लोग। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो रहा है। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल बताइएगा कि अब क्लियर क्या नहीं हो रहा है। अब आती हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग एक बार 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं, 12th जो किया है वो तो शायद और अच्छे से पढ़ा होगा। ओम का नियम, ओम का नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि इस पे ही बहुत छोटे छोटे फार्मूले जो भी या फिर जो भी सर्किट आगे हम सॉल्व करेंगे उस सर्किट में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ओम का नियम बेसिकली है क्या, ओम क्या है कि सबसे पहली बात है कि ओम किसी का नाम है, कोई व्यक्ति है या फिर कोई एक साइंटिस्ट का नाम था ओम। उनका पूरा नाम जी.एस. ओम था। जो ओम है, ओम ओम हम बार बार कहते हैं, उनका पूरा नाम जी.एस. ओम है। यानी कि वैज्ञानिक जी.एस. ओम ने डीसी सर्किट में विद्युत धारा, विभवांतर तथा प्रतिरोध के संबंध में एक नियम स्थापित किया जो ओम का नियम कहलाता है। मतलब जो हमारे ओम है वो 3 सेगमेंट इसमें लिखा गया है, आई वी आर, मतलब करंट है, फिर पोटेंशियल है, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस है। तीन सेगमेंट था। ओम ने बताया, ओम एक साइंटिस्ट है जिसका पूरा नाम जी.एस. ओम है। उन्होंने केवल डीसी, एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो इसमें क्लियर करने वाली बात है, याद रखिएगा, बहुत लोग क्लियर कंफ्यूज रहते हैं, जो हमारा क्या है यहाँ पे डीसी सर्किट क्लियर रखिएगा। ओम जो ओम का नियम है वो डीसी सर्किट के लिए दिया गया था, ये बहुत ज़्यादा क्लियर रखने वाली बात है। तो डीसी सर्किट उन्होंने दिया था और संबंध उसमें क्या था, आई वी और आर, तीन चीज़ों को लेके उन्होंने एक नियम बनाया था जिसको ओम का नियम बोलते हैं। देखते हैं नियम क्या है। लिखा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरे पर प्रयुक्त विभवांतर के कारण चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। सुनने में इतना बड़ा डेफिनेशन है, कैसे याद होगा, थोड़ा कठिन लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये क्या था, डीसी के लिए दिया गया था, ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि डीसी के लिए, डीसी सर्किट के लिए था। सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में CKT लिखते हैं, CKT सर्किट को शॉर्ट फॉर्म, फर्स्ट ईयर वाले ध्यान रखेंगे, सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में CKT लिखते हैं। सेकेंड और थर्ड को तो पता होगा।
अब जो ओम का नियम था वो हमने देख लिया फिजिकल कंडीशन के लिए था, भौतिक के लिए, भौतिक अवस्था के लिए था। भौतिक अवस्था के अंतर्गत यानी कि ताप, दाब, लंबाई, परिच्छेद, यानी जो भी फिजिकल के अंतर्गत आती है, अगर उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, यानी कि अगर कोई ये मान लेते हैं एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, अगर इस पे कुछ जैसे कि ताप अगर इस पे कोई टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड का है तो वो कंटिन्यू 20 का ही मिले, उसमें कोई भी बदलाव ना, ऐसा ना हो कि कभी 22 मिलने लगे कभी 30 मिलने लगे, ऐसा कुछ बदलाव ना हो। अगर प्रेशर क्या होगा कि इस पर हम कोई दबाव ना डालें, जैसे कि जो दबाव उसको मिल रहा है वो दबाव वही मिलता रहे, ऐसा ना हो अधिक हो कम हो, कोई दबाव ना हो। लंबाई ऐसा नहीं कि इसको खींच के और बड़ा कर दिया गया, इसके परिच्छेद को बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं। हम कोई फिजिकल, कोई एक कंडक्टर है, इस पर हमको फिजिकल कोई भी कंडीशन हम उसको चेंज नहीं करना है, यानी कि जो भी फिजिकल उस पर कंडीशन अप्लाई होने लायक है या फिर हो सकती है वो हम बदलाव नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, अब कंडक्टर इसको सिर पे क्या है, एक विभवांतर यानी कि वी, हम इसको क्या कोई बैटरी से अटैच करेंगे तो इसको वी लिख दिया। अब जैसे ही हम इसको बैटरी से, जैसे कि ठीक है अगर वी नहीं लगाते हैं फर्स्ट ईयर वाले समझ नहीं पाएंगे, ये सॉरी, ये कंडक्टर है, इस पर हमने इसको कोई बैटरी से जोड़ दिया, प्लस है माइनस, तो जैसे ही जोड़ा इस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जाने लगे, तो यानी कि हमने इस पर जो विभवांतर यहाँ पे वी लगाया, जैसे ही इसके सिरों पर हम यहाँ पे सिरों मतलब यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, इनके सिरों पे जैसे ही विभवांतर लगाया तो इसमें क्या हुआ, वैद्युत धारा हमारा प्रवाहित होने लगेगा। तो सिंपल इन्होंने कहा था कि जैसे ही इसके सिरों पे हम विभवांतर लगाएंगे या फिर सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इसकी करंट के सीधे वो समानुपाती हो जाएगा, यानी कि जो हमारा वोल्टेज है वो करंट के समानुपाती हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया होगा। ओम का जो नियम है वो डीसी सर्किट के लिए दिया गया था। ओम का पूरा नाम जीएस ओम था। इन्होंने तीन सेगमेंट को लेके ये नियम दिया था, आई वी आर, आई जो हमारा करंट है, वी हमारा पोटेंशियल है और जो आर हमारा रेजिस्टेंस है। ये डीसी सर्किट के लिए दिया गया था, सर्किट को सीकेटी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब फिजिकल कंडीशन के लिए ये लॉ था जो हमारा ओम का नियम था, जैसे ताप, दाब, लंबाई, परिच्छेद, ये कोई भी इसमें से कोई भी या फिर कोई और फिजिकल कंडीशन में आता है तो हमारे कंडक्टर पे उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि अगर 20 सेंटीग्रेड का तापमान मिल रहा है तो उसको कंटिन्यू 20 सेंटीग्रेड का तापमान ही मिले, ऐसा ना हो कभी कम हो या फिर कभी अधिक मिलने लगे। तो ये, और इसमें जब भी हम इसको सप्लाई देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो जब इसको सप्लाई देंगे इस कंडक्टर को तो हमारे सिरों पे लगाया गया जो भी विभवांतर है वो हमारे धारा के सीधे समानुपाती हो जाएगा, वी प्रोपोर्शनल आई। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें कि वी प्रोपोर्शनल आई तो क्लियर है। अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो वी इज इक्वल टू आर इंटू आई लिख सकते हैं। ये फार्मूला ही है, इसका प्रूफ हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको सब समझ में यहाँ तक आया होगा। समझ में अगर आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल।